सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, साल का आज आखिरी दिन 31 दिसंबर 2025 और शायद फिर ये लौट कर कभी नहीं आएगा ये दिन। आज मैं समझना चाह रहा था आपसे कि इंडियन एयरफोर्स के लिहाज से हम देखें तो 2025 को आप कैसे देखते हैं? बड़ी कामयाबी भी मिली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और बड़ा अहम रोल इंडियन एयरफोर्स ने निभाया। लेकिन दूसरी तरफ एक तेजस क्रैश हो जाता है हमारा, उसके बाद सवाल भी उठे। तो कैसे आप इस 2026 को देख रहे हैं, आंक रहे हैं? काफी अचीवमेंट, उपलब्धियां और कमियां सर। राजेश, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय वायुसेना को बहुत गर्व के साथ दुनिया को दिखाने का मौका मिला कि एक एयरफोर्स क्या कर सकती है। जाहिर बात है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया और पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस पर और रेडार स्टेशंस पर हमला किया गया। ये सारे हमले बहुत ही पॉलिटिकली डायरेक्टेड थे। बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि हमले में एक सिंबॉलिक लेकिन एक्यूरेट निशाना लगाकर दुश्मन के ऊपर नुकसान पहुंचाना है। कहीं पे भी भयंकर हमला नहीं करना है। तो जैसे उनका अगर एक रनवे था, रनवे पर हमने हमला करके एक क्रेटर बनाया, एक बड़ा गड्ढा बना दिया। अगर हम चाहते तो उसी रनवे पर 3, 5 या 7 गड्ढे भी बना सकते थे जी। अगर हम चाहते तो उसी रनवे के आसपास जो उनका एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, एटीसी, या रनवे के आसपास ही जब उनका बेस अंडरग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, उस पर भी हमले कर सकते थे। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान को एक संदेश देना चाहते थे, एक छोटा सा पाठ पढ़ाना चाहते थे, तो सब जगह पर एक एक या दो वॉरहेड से हमला किया गया। बहुत बड़ी कामयाबी थी इंडियन एयरफोर्स के लिए। दूसरी बात राजेश, ठीक है, तेजस जो है एक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन देखो, हम में से जो एयरफोर्स के कल्चर में बड़े हुए हैं, हमें पहले दिन से ही आदत पड़ जाती है। ट्रेनिंग के दौरान ही मैं राजेश बता देता हूं, हमारे कोर्स में हम लोग टोटल 48 फ्लाइट कैडेट्स की ट्रेनिंग शुरू हुई थी। ट्रेनिंग के दौरान ही 2 की मौत हो गई। तो हमें ट्रेनिंग के दौरान से ही आइडिया हो जाता है कि क्रैशेस होते रहते हैं। तो हर साल उसके बाद जब मैं समझो आगे 34 साल एयरफोर्स में था, फाइटर उड़ाता रहा, मिग 23 लास्ट में उड़ाया। हर साल कभी हम एयरफोर्स में 5 क्रैश देखें, कभी 8 क्रैश देखें। इनमें हर साल कभी 4 फेटेलिटीज देखें, कभी 6 फेटेलिटीज देखें। तो एयरफोर्स में हम जब तेजस का क्रैश हुआ, हम सब जानते थे कि ऐसा होता रहता है। दुनिया की सारी एयरफोर्सेस में ऐसा होता है, अमेरिका की एयरफोर्स में भी ऐसा होता है और हमने देखा राजेश। क्रैश हुआ। एक नूर खान बेस को लेकर एक बड़ी जानकारी, दिलचस्प जानकारी बीच में सामने आई। कहा गया कि वो पूरा अंडरग्राउंड था, सिर्फ एक विंडो रखी गई थी ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, और वहां से भारत की ब्रह्मोस ने अंदर घुसकर धमाका किया। क्या वाकई में ये हुआ है सर? हाँ राजेश, जहां तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और हमारे जो भारत सरकार के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि वाकई में ऐसा हुआ है। जितनी उसके फोटोज आई हैं, चाहे सैटेलाइट इमेजिनरी हो या सोशल मीडिया में पाकिस्तान के कुछ कुछ स्टाफ ने भी, होता है ना, आपने इधर फोटो ले ली, मैंने इधर फोटो ले ली, जो उजागर हुआ है उसके हिसाब से उनको नुकसान पहुंचा है। और जाहिर बात है कि अंडरग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज पॉइंट और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर मिसाइल या न्यूक्लियर वेपन रखने का साइट, जी जाहिर बात थे, हैं। सबसे पहले तो मैं दाद देता हूं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि उन्होंने बड़ी एक्यूरेटली उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को, ग्रिड रेफरेंस को भांपा और इंडियन एयरफोर्स को सपोर्ट किया।
दूसरी बात है कि उस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए उस पर बहुत ही लिमिटेड हमला किया गया। जी। अगर हम चाहते तो वहां पर हम 2, 4, 6, 8 वहीं पर लगा सकते थे, लेकिन हमने महज एक लगाया वॉरहेड, 2 लगाया वॉरहेड। अब इसमें काफी जगह ऐसी रिपोर्ट आ रही है, खासतौर से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की DGISPR कि ऐसा वहां पर कुछ नहीं था। लेकिन राजेश, चाहे वहां पर वो न्यूक्लियर वेपन थे या नहीं थे, चाहे अंडरग्राउंड शाफ्ट डैमेज हुआ या नहीं हुआ, एक चीज हमने पाकिस्तान को दिखा दी कि हम जो इंटेंडेड टारगेट है उस पर एक्यूरेट हमला कर सकते हैं। हम जहां चाहते हैं तो वहां आपको मार सकते हैं, हाँ, सीधे तौर पे अगर मैं हाँ, कहूं। मैं हाँ, एक दो सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा। पूरे 2000 मई के बाद पूरे 2025 में एक सवाल उठता रहा, कितने फाइटर जेट गिरे, पाकिस्तान के गिरे, हिंदुस्तान के गिरे। डोनाल्ड ट्रंप साहब कभी 3 कहते थे, फिर 4, आजकल वो 8 तक आंकड़ा पहुंच चुके हैं। तो ये क्या खेल था? हमें इंडियन आर्मी का भी कोई बहुत ज्यादा कहें ऐसे विजुअल नहीं आया कि जहां हम कहें कि इंडियन आर्मी के फाइटर जेट गिरे। पाकिस्तान में भी हमने फाइटर जेट के नहीं विजुअल हमको वहां पर भी नहीं मिले, बी फ्रैंक। तो ये आंकड़े कहां से आए? राजेश देखो, भारत का ये दावा है कि हमारा कोई फाइटर प्लेन शूट डाउन नहीं हुआ, जी। जो कि शायद सच है, क्योंकि भारत में अगर कहीं पर भी कोई एयरक्राफ्ट क्रैश होता है, नॉर्मल पीस टाइम की बात कर रहा हूं, चाहे दिन में या रात में, दूर दराज के क्षेत्रों में, उत्तराखंड, हिमाचल के दूर दराज के पहाड़ों में भी और राजस्थान के डेजर्ट में भी तुरंत सोशल मीडिया के वीडियो आ जाते हैं हवाई जहाज के क्रैश के, पायलट के पैराशूट से उतरने के, या पायलट जमीन पे जब पड़ा हुआ है पैराशूट के साथ जमीन पे उतर आया, उसके बाद समझो वो खड़ा है या इंजर्ड है, बहुत जी। वीडियो आते हैं। हाँ। ऐसा कोई भी वीडियो नहीं आया। अब हमारा जो दावा है कि पाकिस्तान का हमने नुकसान किया, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक दावे हैं। क्या होता है कि जैसे दुश्मन का एक अवाक है, वो 300 किलोमीटर दूर उड़ रहा था पाकिस्तान के अंदर, और जब हमने उसकी तरफ S-400 दागा, तो क्योंकि वो दुश्मन का अवाक था, तो महज 5 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, 3 मिनट पहले वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दे रहा था, क्योंकि उसमें रेडार ऑन है, उसको अपना रेडार ऑन रखना पड़ेगा जी। उड़ते उड़ते। तो वो दिख रहा था हमारे यहाँ, वो हमारी जो ESM यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर यूनिट्स, वो अपने रिकॉर्डर में उसको देख रही थी, उसके रेडार सिग्नेचर को पढ़ रही थी। अब हमने S-400 दागा, समझिए हमारा कैलकुलेशन है कि S-400 1 मिनट 15 सेकंड में वहां तक पहुंच जाएगा। जी। तो इलेक्ट्रॉनिकली 1 मिनट 15 सेकंड के बाद जो पाकिस्तानी अवाक था, EW एयरक्राफ्ट था, उसके सिग्नेचर्स आने बंद हो गए, रेडार सिग्नेचर्स आने बंद हो गए। उसका जो ऑनबोर्ड रेडार जो उन्होंने खुद ही ऑन किया था हमारे फाइटर को ढूंढने के लिए, वो भी ऑफ हो गया। दूसरी ये मिलती है कि हमारा जो ग्राउंड रेडार है, जो कि उस रेडार को जमीन से ढूंढ रहा है, सर्विलेंस रेडार, उसने भी 1 मिनट 15 सेकंड के बाद दिखाया कि ब्लिप आ रहा है, ब्लिप आ रहा है रेडार स्कोप पर, और अचानक से 1 मिनट 15 सेकंड के बाद समझो वो ब्लिप गायब हो गया और वो ब्लिप दिख नहीं रहा। तो इस बलबूते पर इंडियन एयरफोर्स ने दावा किया कि हमने उनके उस जहाज को गिरा दिया। जी राजेश। बस आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है जिसका छोटा सा जवाब आप चाहें तो दे दें। 5th जनरेशन फाइटर जेट की तलाश पूरे 2025 में होती रही। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हम F-35 देंगे, और मीडिया में कहा, खुलकर कहा। पुतिन भारत आए तब कहा गया कि SU-57 मिल जाएगा, लेकिन भारत ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। 2026 में कोई पॉसिबिलिटी देख रहे हैं? राजेश देखो, इंडियन एयरफोर्स में अभी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान प्रायोरिटी में नहीं है। ओके। अभी तक एयर हेडक्वार्टर ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जोर लगा के ये नहीं कहा कि हमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। जी। तो 5th जनरेशन फाइटर चाहे F-35 अमेरिका से लें,
एयरफोर्स ने अभी तक कहा नहीं है कि हमें चाहिए। इसी तरह से 5th जनरेशन, क्या हम सुखोई 57 रशिया से लें? शायद ले लें, लेकिन अभी तक एयरफोर्स ने जोर लगाकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को नहीं कहा है कि हमें सुखोई 57 चाहिए या F-35 चाहिए। इसका बहुत बड़ा कारण है, जी देखो हमारे पास बेसिक फाइटर नहीं है। हमारे पास युद्ध लड़ने के लिए नॉर्मल, आजकल दुनिया की सभी देशों में 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, जी और या दुनिया के सभी देशों में 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं। हमारे पास बेसिक 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी है। ओके इंडियन एयरफोर्स के पास बेसिक 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी है। ये ऐसा है कि समझो हमारे घर में रोटी नहीं है, तो ठीक है। पराठों की मांग करना तो बेवजह हो गई ना। कल आटा चाहिए। मेरे घर में रोटी नहीं है और मैं बोलूं मैं तो कीमा पराठा खाऊंगा। तो एयरफोर्स ने अभी तक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की डिमांड नहीं डाली है एमओडी पर, क्योंकि वो हमारे हिसाब से ऐसा है कि एयरफोर्स के पास रोटी नहीं है और एयरफोर्स बोल रही है कि कीमा पराठा खिला दो। जी राजेश। समझ गया सर, घर में आटा होगा तभी काम चल पाएगा, तभी रोटी बन पाएगी, तभी पराठा बन पाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग रहा इंडियन एयरफोर्स के लिए 2025, और आई होप करते हैं कि और बेटर होगा 2026। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप साल के आखिरी दिन भी आपने मेरे लिए समय निकाला। थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू। जय हिंद राजेश।